नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राज टेली क्लासेज। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने राणा सांगा को पढ़ा था। अब हम थोड़ा पिछली क्लास का आपके साथ रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने शुरू किए थे राणा सांगा, जिनकी क्या उपाधि थी? हिंदूपत। राणा सांगा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1482। और राणा सांगा जी के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम शायद आपको लिखा है नहीं, माता का नाम था रतन कंवर। किस वर्ष में जन्म हुआ? 1482। माता जी का नाम रतन कंवर। राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक 1509। इस समय गुजरात के शासक कौन थे? महमूद बेगड़ा। दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी और मालवा के नासिर खिलजी। तो इस समय अपने राणा सांगा के समय मैंने आपको युद्ध लिखाए थे। सबसे पहला युद्ध हुआ खातौली का युद्ध। कब हुआ? 1517 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। कौन जीत गए? राणा सांगा जीत गए। इसके बाद में अपन ने युद्ध किया था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का मैदान है धौलपुर के अंदर। कब हुआ? ठीक इसके अगले वर्ष, 1517 के अगले वर्ष 1518। ये भी इब्राहिम लोदी और सांगा जी के बीच में हुआ। इसके अंदर भी राणा सांगा जीत गए। और अगला युद्ध हुआ है गागरोन का युद्ध। गागरोन का है झालावाड़ के अंदर। और ये युद्ध किसके बीच में? महमूद खिलजी सेकेंड, कुंभा के समय थे फर्स्ट और सांगा के समय सेकेंड, और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में कौन सा सेनापति मर गया? कौन बना बताओ आप? मियां मक्खन। ठीक है, बाड़ी के युद्ध के अंदर मियां मक्खन। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी और इसके बीच में हुआ है सांगा के बीच में, जिसके अंदर राणा सांगा जी जीत गए। इस समय मुगल बाबर था, उसने आक्रमण किया। वो हुआ बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527। इसके ठीक एक महीने बाद कौन सा युद्ध हुआ? ये युद्ध राणा सांगा जी जीत गए थे। मैंने आपको बताया था कि भागती हुई सेना पर आक्रमण किया नहीं। तो एक महीने बाद अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, जो इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये हुआ 17 मार्च 1527। खानवा कहाँ पड़ता है? रूपवास भरतपुर के अंदर। तो इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के सेनापति थे हसन खां मेवाती, जो कि अफगान थे, और मेहदी ख्वाजा बाबर के। किस ज्योतिष ने घोषणा की थी कि ये युद्ध भी बाबर हारेंगे? मोहम्मद शरीफ। बाबर के पास क्या था? तोप खाना था। कौन सा कर समाप्त कर दिया? तमगा कर समाप्त कर दिया। ठीक है, तोप खाने का प्रमुख कौन था? उस्ताद अली। तोप खाने विधि कौन सी थी? उस्मानी रूमी विधि। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जी घायल हो गए। और राणा सांगा के घायल होने पर कौन थे जिन्होंने उनका राज मुकुट अपने सर पर रखा? तो वो हलवंद के शासक थे झाला अज्जा। और राणा सांगा जी घायल हो गए, उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? सैनिकों का भग्नावशेष। और एक उपाधि है हिंदू पत। ठीक है, तो सीधा यहाँ से इस खानवा के युद्ध से बाहर कहाँ लेकर गए? सबसे पहले बसवा। बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा के अंदर। कौन लेकर गए? पृथ्वीराज कछावा और मालदेव राठौड़। तो कौन से स्थान पर जहर दिया गया? इरीच नामक स्थान पर क्या दिया गया था? जहर दिया गया। ठीक है, इरीच नामक स्थान पर जहर दिया, मृत्यु हो गई कालपी में। कालपी पड़ता है यूपी के अंदर। कालपी के अंदर मृत्यु हो गई। और समाधि आपको बताया था, ये समाधि है, चाहे उनकी छतरी है, वो सभी कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने देश के लिए अद्भुत शौर्य दिखाया उन्होंने। उनका नाम इतिहास के अंदर हम बड़े ही इज्जत के साथ लेते हैं। तो 30 जनवरी 1528 के अंदर मैंने आपको बताया था इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब राणा सांगा जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज की खातौली युद्ध के अंदर क्या हो गई? मृत्यु। भोजराज किसके पति थे? आप जैसे मैं आपको पूछता हूं, आप अपने मन के अंदर रिकॉल करते रहिए और उत्तर देते रहिए। ठीक है, तो भोजराज किसके पति थे? मीराबाई के। तो भोजराज के बाद में अपन बात करते हैं। भोजराज तो खातौली युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में थे रत्न सिंह। रत्न सिंह बूंदी के अंदर अहेरिया उत्सव के अंदर सूरजमल लाडा और उनके बीच में बात हो गई, तो दोनों
वहां पर युद्ध करते हुए मर गए। इसके बाद में विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ? 1534 के अंदर चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। उस समय राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है। कर्णावती ने किसने आक्रमण किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने। कौन सा किला कर्णावती जी ने दे दिया 1533 के अंदर? रणथंभौर का। ठीक है। और किसका मुकुट दे दिया? महमूद खिलजी का। ठीक है। और वो वापस चला गया, लेकिन 1534 के अंदर वापस आ गया। किसको? रानी कर्णावती जी ने किसको राखी भेजी? बाबर के पुत्र हुमायूं को। हुमायूं अजमेर आया, लेकिन यहाँ युद्ध के अंदर नहीं आ सका। तो किसको चित्तौड़ की बागडोर किस वीर शासक, किस वीर पुरुष को सौंप कर कर्णावती जी ने 1300 महिलाओं के साथ जोहर किया? देवलिया के बाघ सिंह जी। ठीक है। तो बाघ सिंह जी ने इस युद्ध के अंदर मेवाड़ की जो सेना है उसका प्रतिनिधित्व किया और अद्भुत युद्ध किया, परंतु दुश्मन सेना का जो संख्या बल था वो बहुत अधिक था। और राणा सांगा जी के बाद में मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो और सैनिक स्थिति ये थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो ये हमको दूसरा साका करना पड़ा था। तो इस युद्ध के अंदर उदय सिंह जी और विक्रमादित्य को अपने पीहर बूंदी भेज दिया कर्णावती जी ने, जोर कर लिया। बाघ सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया किया गया। और इसके बाद में जो अपने बनवीर है, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह की हत्या करने गए, लेकिन मां पन्नाधाय ने, उस वीर वीरांगना ने अपने पुत्र की बलि देकर अपने स्वामी के वंश की रक्षा की। तो पन्नाधाय जी के बारे में अपने पढ़ा था लास्ट के अंदर। पन्नाधाय वहां से उदय सिंह को लेकर कहां चली गई? सीधे कुंभलगढ़ चली गई। कुंभलगढ़ में किन के यहाँ पर पालन पोषण किया कुछ समय के लिए? आशा देवपुरा के। ठीक है। तो 1536 के अंदर इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी और 1537 के अंदर कुंभलगढ़ के अंदर उदय सिंह जी का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है। तो आज हम लिखते हैं उदय सिंह जी के बारे में। तो दोस्तों पढ़ाई तो आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे वाले जो पेज है, पीछे वाले बप्पा रावल को पढ़े हुए आपको कितना टाइम हो गया, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पीछे वाली चीज हमको छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर पीछे वाली छोड़ देंगे तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अभी वाला कल वाला तो याद रहेगा, लेकिन 2-3 दिन पहले वाला हम भूलते रहेंगे। तो ऐसा काम हमको करना नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आप बार बार रिविजन मारते रहोगे तो आपके ये जो दिमाग के अंदर है ये एकदम फिट हो जाएगा और कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों। तो उसको आप टाइम से टाइम रिवीजन करते रहे। आज जो पढ़ाया है वो हाथों हाथ पढ़ो। ठीक है। कल वाले दिन जब क्लास हमारी हमेशा 4 और 5 के बीच में अपनी कक्षा हमेशा अपलोड हो जाती है, तो आप उससे पहले भी एक बार रिवीजन मार लो, जिससे अगली क्लास का जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपको याद भी आसानी से होंगे और इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा। तो आज हम शुरू करते हैं उदय सिंह जी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह। उदय सिंह जी आपके 1540 से लेके 1572 तक थे। तो उदय सिंह जी के पिता का नाम आपको पता है? राणा सांगा। माता जी का नाम पता है? कर्णावती। लिख लीजिए। पिता उदय सिंह, पिता इनके कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा। माता कर्णावती। तो ये जब आशा देवपुरा के पास कुछ समय के लिए रहे और जब पन्नाधाय वहां पर पहुंची तो पन्नाधाय को सबने पूछा कि उदय सिंह जी को तो ना बनवीर ने मार दिया है चित्तौड़ के अंदर, ये किसका बेटा है? हम कैसे मान ले भाई कि उदय सिंह ही है? तू कहीं अपने बेटे को उदय सिंह बताकर मेवाड़ का राजा बनाना नहीं चाहती है? ऐसे अगर हम तो आखेराज जी सोनगरा है, आखेराज जी सोनगरा, और इन दूसरों को कहने पर मान लिया गया कि भाई साहब ये ही उदय सिंह है और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया है। तो यहाँ पर
आपके उदय सिंह जी कुंभलगढ़ के अंदर कुछ समय पले बढ़े और 1537 के अंदर इनको राजा मानकर, अगले महाराणा मानकर इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। तो आप लिखिए राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ये कब किया गया? 1537 के अंदर। कहाँ किया गया? कुंभलगढ़ में। तो जब पन्नाधाय और मेवाड़ के लोगों को तो पता था कि पन्नाधाय ने इस प्रकार का अद्भुत शौर्य दिखाया है और अपने बच्चे को बलिदान कर कर अपने जो स्वामी हैं उनका इस पुत्र को बचाया है, तो आगे जब दूसरों को भी उदय सिंह जब बड़े हुए तो उन्होंने दूसरों से सहायता मांगी कि मैं अभी कुंभलगढ़ के अंदर हूँ और इस बनवीर जो अयोग्य है और मैं राणा सांगा जी का पुत्र हूँ, राणा तो मैं बनना चाहिए हूँ, लेकिन इस बनवीर ने धोखे से चित्तौड़ की गद्दी हत्या ली है। तो कौन कौन से राजाओं ने इनकी मदद की वापस चित्तौड़ जीतने के अंदर? तो एक तो आपको मैंने पढ़ाया था कि खानवा के युद्ध के अंदर मारवाड़ के राजकुमार कौन थे? मालदेव। तो एक तो मालदेव ने इनकी सहायता की और एक जालोर के थे आखिराज सोनगरा, तो उन्होंने भी उदय सिंह की सहायता की। और 1540 के अंदर उदय सिंह की सेना और आपके मालदेव की सेना और आखिराज सोनगरा की सेना ने मिलकर मावली नामक स्थान जो उदयपुर के अंदर पड़ता है वहां पर बनवीर और उदय सिंह जी का युद्ध हुआ। इसके अंदर बनवीर को हरा दिया गया और वापस जो योग्य राणा थे उदय सिंह जी को राणा बना दिया गया। तो आप लिखिए मावली का युद्ध। मावली युद्ध कब हुआ? 1540 के अंदर। ये देखो 1540 के अंदर हुआ। 1500 ये युद्ध जीत कर महाराणा बन गए थे, तो 1540 से ये राजा बने। 1540 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। मावली का युद्ध, ये मावली पड़ती है उदयपुर के अंदर, ठीक है। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ बताओ आप? राणा उदय सिंह वर्सेस बनवीर। राणा उदय सिंह जी की सहायता किसने की है? मारवाड़ के मालदेव राठौड़। मारवाड़ के सबसे पराक्रमी शासकों के अंदर मालदेव राठौड़ का नाम आता है। बड़े ही पराक्रमी शासक थे। 52 युद्धों का विजय इनको कहा जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर मालदेव राठौड़ ने 52 युद्ध किए थे। 52 युद्ध के अंदर इन्होंने विजय प्राप्त की है, ठीक है। तो और कौन थे बताओ आप? जालोर के आखिराज सोनगरा। ये जो सोनगरा है ये चौहानों की शाखा है और ये सोनगरा वो सारे जालोर के ही हैं। जालोर के तो हुआ गया, उदय सिंह जी ने इस बनवीर को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और वापस इनका चित्तौड़ के अंदर इनको राणा बना दिया गया। अब ये जो आखिराज सोनगरा है, आखिराज सोनगरा की एक पुत्री थी जिनका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। तो आखिराज जी ने अपनी पुत्री का विवाह इस उदय सिंह जी के साथ करवा दिया। पुत्री का नाम क्या था? आखिराज। पुत्री का नाम था जयवंताबाई, ठीक है। तो इसी जयवंताबाई की कोख से हमारे भारत के गौरव अखिल विश्व पटल पर राजस्थान और भारत का नाम रोशन करने वाले वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप जी के नाना का नाम है आखिराज सोनगरा और माँ का नाम है जयवंताबाई, ठीक है। तो आप लिखिए आखिराज सोनगरा की पुत्री
जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह के साथ हुआ। जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह के साथ हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में आप इसको लिख लीजिए कि जब ये उदय सिंह जी थे तो उदय सिंह जी ने मालदेव और आखिर सोनगरा जी की सहायता से चित्तौड़ को तो वापस प्राप्त कर लिया, लेकिन इस समय भारत के इतिहास के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम घटा कि बाबर लगातार पानीपत का युद्ध, पहले 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध किया, 1527 के अंदर बयाना और खानवा का युद्ध किया, 1528 के अंदर उन्होंने चंदेरी का युद्ध किया और 1529 के अंदर उन्होंने घाघरा का युद्ध किया और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद में उनके जो पुत्र थे हुमायूं मुगल बादशाह बन गए। हुमायूं के समय 1540 के अंदर आपके जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी ने उनको बीलग्राम, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 1540 के अंदर हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और हुमायूं अभी भागकर चला गया है ईरान, अमरकोट, यहाँ भटकता रहता है वो। ठीक है, और 15 साल के लिए बीच में मुगल स्टार्ट हो जाते हैं, 1526 को स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 15 साल बीच में सूरी वंश भी आ गया। तो इस समय 1540 जब ये राणा उदय सिंह जी जब राणा बने तो इस समय 1540 को मुगल बादशाह आपके ये सूरी वंश आ गया, जिसका शासक कौन था? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। क्या पता चला भाई, मेवाड़ तो एक बड़ी रियासत है और इसकी मैंने आपको सामरिक महत्व बताया था कि आपके दिल्ली और गुजरात के बीच में ये पड़ता है। तो ये मालवा और ये मेवाड़ वाला क्षेत्र, ये बड़ा ही हर प्रकार से हर राजा इसको अपने कब्जे में करना चाहता था, क्योंकि इस क्षेत्र के बहुत से लाभ थे। तो इन्होंने क्या है, उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया कि भाई अभी मेवाड़ बिल्कुल कमजोर है। राणा सांगा जी की हत्या के बाद में मेवाड़ के अंदर बहुत सी घटनाएं हुई है, उनके पुत्रों को मार दिया गया, शाखा भी हो गया, बनवीर आ गया, बनवीर को हटाया, बहुत उथल पुथल मेवाड़ के इतिहास के टाइम इस समय चल रही थी। और उदय सिंह भी अभी नए नए राणा बने थे। तो 1544 को शेरशाह सूरी के सेनापति ख्वास खां ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो इस समय क्या है कि मेवाड़ की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। ठीक है, कारण आपको पता है कि स्थिति इतनी अच्छी मेवाड़ की क्यों नहीं थी। राणा सांगा के समय राणा सांगा कुंभा के समय मेवाड़ है जो पूरे भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों के अंदर एक था, लेकिन इतने घटनाक्रम होने के बाद में, बहुत सी उथल पुथल होने के बाद में, अब उदय सिंह जी के समय मेवाड़ अपने अस्तित्व के लिए थोड़ा डगमगा रहा है। तो इस समय इतने बड़े राजा जो शेरशाह सूरी है, उनका मेवाड़ में आक्रमण हो गया। तो मेवाड़ इस स्थिति के अंदर नहीं था कि वो इस इतने बड़े आक्रमण का उत्तर दे सके। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी को क्या किया, उदय सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की चाबी दे दी और कहा कि आप हमारे से युद्ध मत कीजिए और इस चित्तौड़ आप ले लीजिए, हमें भी चित्तौड़ के अंदर रहने दीजिए। तो शेरशाह सूरी ने सोचा, यार जितना भी मैंने चित्तौड़ के राजाओं के बारे में सुना है, मेवाड़ के बारे में, तो यहाँ के तो बड़े ही शूरवीर और बड़े ही वीर पराक्रमी शासक हुए हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता इनको इतनी प्यारी थी कि ये किसी भी हालत के अंदर गुलामी तो कैसे स्वीकार कर लें। तो इन्होंने चाबी शेरशाह सूरी जी को दे दी। तो जो उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी ने कुछ समय अपने जो सामंतों के साथ अच्छा प्लान बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे ही हमारी सेना थोड़ी ठीक हो जाएगी तो हम इस चित्तौड़ पर वापस आक्रमण करके अपना चित्तौड़ ले लेंगे। तो इसी घटना को इतिहास क्या बताते हैं कि उदय सिंह बड़ा कायर राजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कर्नल जेम्स टोड ने उदय सिंह जी के बारे में क्या कहा है कि मेवाड़ का इतिहास कितना अच्छा होता कि अगर राजा के
रूप में उदय सिंह जी का नाम अंकित नहीं होता। तो ये बात किसने कही है? टोड ने कही है। तो इसके साथ भाई मैं तो सहमत नहीं हूं, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोड की बात लिखनी होगी। टोड ने क्या कहा? मेवाड़ के इतिहास में राणा के रूप में उदय सिंह का नाम अंकित न होता तो अच्छा होता। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो इसके बाद में हम क्या कहते हैं कि दोस्तों, ये जो उदय सिंह जी है, उदय सिंह जी अपनी सेना को वापस सुदृढ़ करते हैं और अपनी सेना को इस ख्वास खान को पराजित करते हैं, और थोड़े समय बाद अब वापस चित्तौड़ उदय सिंह जी के कब्जे के अंदर उदय सिंह जी का राज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये 1544 की घटना है। इसके बाद में आप देखिए कि उदय सिंह जी ने ऐसे देखा कि इस युद्ध के बाद में उदय सिंह जी को यह पता चला कि चित्तौड़ के अंदर अगर कोई इस प्रकार आक्रमण कर देते हैं तो हमारे पास एक दूसरा महल होना चाहिए जहाँ जाकर हम रह सकें, अपने आगे की जो भी स्ट्रेटजी है बना सके, अगले की रणनीति है कि कैसे हम वापस। तो इस परिस्थिति से उदय सिंह को एक नई राजधानी बनाने का आया कि एक नई राजधानी तो आपातकाल के अंदर हमें जाकर होनी चाहिए, एक नई राजधानी जिसके वहां बैठकर हम आगे की रणनीति, अगर इस प्रकार की परिस्थिति वापस उत्पन्न हो जाए तो हमारे पास रहने के लिए एक ऐसी अच्छी जगह होनी चाहिए जहां हम सुरक्षित भी हों और अपने भविष्य के बारे में और मेवाड़ के रक्षा के लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ इनके दिमाग में आया कि एक राजधानी तो दूसरी ओर होनी चाहिए। तो उदय सिंह जी ने उदयपुर, जो विश्व के सबसे सुंदर शहरों के अंदर आता है, उदयपुर की स्थापना की। तो उदयपुर को बनने में टाइम लग गया, और उदयपुर बनकर जो शहर है, उदयपुर में जो सिटी पैलेस है, राजमहल, उदयपुर में राजमहल को बनने में इतने साल लगे। और उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 1559 के अंदर, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की व राजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो उदयपुर की स्थापना किसने की है? उदय सिंह जी ने। और यहाँ पर एक झील का निर्माण भी कराया जिसका नाम भी अपने नाम पर ही रखा है, उदय सागर झील। उदय सागर झील ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है। उदय सागर झील उदयपुर का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने 1559 के अंदर उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की। और उदयपुर में एक जहाँ राजधानी होती है तो वहाँ पानी की भी आवश्यकता होती है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अब इस समय क्या होता है? 1562 के अंदर, ठीक है, इसके ठीक 3 साल बाद 1562 में मेड़ता के शासक थे जयमल राठौड़, जिन्हें जयमल मेड़तिया भी कहते हैं। अकबर ने क्या है कि इस समय अकबर की शादी हुई थी जयपुर की हरकाबाई से, और इस समय मेड़ता 1562 में ही अकबर की शादी हरकाबाई से हुई थी। और 1562 में इसने मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया,
जयमल राठौड़ पर आक्रमण कर दिया और जयमल राठौड़ जो है, जयमल राठौड़ मेड़ता हार गया और जयमल राठौड़ कहाँ आ गया, मेवाड़ के उदय सिंह जी के पास। उदय सिंह जी के पास आकर शरण ले ली कि मैं, आप मेरे को शरण दीजिए, मैं अपने यहाँ पर आगे की रणनीति बनाऊंगा और वापस मेड़ता जीतने का आगे का जो लक्ष्य है वो हम यहाँ पर, अगर आप हमको शरण देंगे तो हम आगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उदय सिंह जी ने जयमल राठौड़ को, जो मेवाड़ वाले थे वो तो मुगलों के खिलाफ थे ही, तो मुगलों से ये जयमल जी हारे थे और चित्तौड़ के उदय सिंह जी थे, उनका एक ऐसा मानना था कि अगर राजपूताना के सारे राजा एक बार वापस हम सब एक हो जाएं तो मुगलों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं और दिल्ली पर हमारा शासन हो सकता है। तो उदय सिंह जी को तो एकता बढ़ानी थी अपने राजाओं के बीच में, तो इनको शरण तो देनी थी, शरण दे दी। तो 1562 में अकबर ने मेड़ता, मेड़ता कहाँ पड़ता है भाई, नागौर, मेड़ता पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। ये जो जयमल है, जयमल राठौड़ पराजित हुआ, वह उदय सिंह के पास शरण ली। तो भाई हुआ क्या, आक्रमण हो गए, ये हार गए, उदय सिंह जी के बाहर आकर शरण में रहने लग गए। जयमल जी राठौड़ है वो बड़े शूरवीर, बड़े पराक्रमी राजा थे और इनकी जो युद्ध नीति थी और राज्य को चलाने का जो इनका ज्ञान था, ये बड़े इसमें बुद्धिमान थे। तो राणा उदय सिंह जी ने अपने दरबार में एक पद दे दिया इनको और कहा, आप जितने समय तक उदयपुर अपने चित्तौड़ के अंदर रहोगे आप आराम से रह सकते हो, हम आप हमारे अतिथि हैं, आपकी हम यहाँ पर सेवा करेंगे और जब आपको मन करे तो आप मेड़ता पर आक्रमण करना, हम भी आपकी सहायता करेंगे और राजपूताना में एकता स्थापित करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। तो जयमल भाई, जयमल और जयमल का एक भतीजा है कल्ला राठौड़, जयमल और कल्ला राठौड़ यहाँ पर आकर रहने लग गए। 1562 के बाद में अकबर ने क्या है, इस समय हम इतिहास पढ़ेंगे भारत का, तो अकबर ने बाज बहादुर, मालवा के शासक थे बाज बहादुर, उन पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर बाज बहादुर वहाँ पर आग सीधे उदय सिंह जी के पास आ गए। आगे पीछे सबको मेवाड़ी दिखता था कि भाई एक मेवाड़ी ऐसा है जो मुगलों से टक्कर ले सकता है। तो सभी राजा, क्योंकि सबने अधीनता स्वीकार कर ली थी, सबसे पहले बारमल कछावा जयपुर वाले, उन्होंने धीरे धीरे ये अपने मारवाड़ वाले, ये बूंदी वाले, सब ने इस अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक हमारा गौरव ये मेवाड़ी था जो अभी तक अपने घुटने नहीं टेके थे और पूरे जोश के साथ स्वतंत्र था। ठीक है, तो आप इसके बारे में, बाज बहादुर उदय सिंह जी के पास आ जाते हैं और उदय सिंह जी से शरण मानते हैं। तो और हमारा धर्म है कि जो हमारे शरण के अंदर आ जाता है तो हम उसके लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देते हैं, लेकिन शरणार्थी के एक बाल भी बांका नहीं होने देते। तो बाज बहादुर जी को भी उदय सिंह जी ने शरण दे दी। ठीक है, बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी और इस समय अपने ग्वालियर के शासक थे रामशाह तोमर। तो रामशाह तोमर पर भी अकबर ने आक्रमण किया था। रामशाह तोमर और उनके पुत्र शालीवान, उनको भी, वो भी कहाँ है, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ से शरण मांगी, मेवाड़ ने शरण दे दी। ये क्या, बाज बहादुर मालवा के हैं, ठीक है ना, मालवा एमपी के अंदर होता है, पड़ता है। ठीक है, ग्वालियर के रामशाह तोमर व शालीवान को शरण दी।
तो अकबर ने क्या, अकबर को पता चला जिन जिन राजाओं को हम हरा रहे हैं ये सारे जाकर मेवाड़ से शरण ले रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि भाई ये मेवाड़ ऐसी क्या चीज़ है जो हम जीत नहीं सकते, इतना हम क्यों डरते इस मेवाड़ से। इस मेवाड़ को अपन अभी अच्छी भरसक सेना लेके जाते हैं और इस चित्तौड़ पर फतेह प्राप्त करते हैं। तो अभी 1567 के अंदर अकबर अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो अब आगे लिखिए। अब होता क्या है भाई, 1567 के अंदर अकबर आकर क्या है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब चित्तौड़ आपको मैंने पहले ही बताया था, चित्तौड़ एक क्या है, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला है जिसको आसानी से जीता नहीं जा सकता। अकबर क्या है, सेना तो बहुत बड़ी लेकर आया लेकिन इस चित्तौड़ को जीतना इतना आसान नहीं था। तो उसने लगभग 8-9 महीने इसको घेराबंदी करके रखी, लेकिन कुछ ऐसा उसको परिणाम प्राप्त नहीं हुआ कि वो इस चित्तौड़ को कैसे जीते। तो इसने सोचा गया अब क्या करें, इसके साथ संधि करें, क्या करें। तो उदय सिंह जी अंदर थे। उदय सिंह जी के जो जितने सामंत थे, तो इन सामंत अंदर, अभी हम इतने 8-9 महीने से, तो अंदर जल की भी कमी हो जाती है, खाने पीने की कमी हो जाती है, इतने लोग होते हैं, किसी को बीमारी हो जाती है, कुछ होती है, तो बाहर जाना तो जरूरी है। अपने चित्तौड़ के अंदर, किले के अंदर जितने भी साधन हो वो कभी ना कभी तो खत्म होते ही हैं। और बाहर से आवापूर्ति के जो रास्ते थे, सेना ने बाहर घेरा डाल रखा था अकबर ने, और बाहर आने का, कोई दूसरी मदद प्राप्त करने का कोई साधन था नहीं। तो इन सभी जो वीर सामंत थे, अपने जैमल है, फत्ता है, कल्ला राठौड़ है, सालीवान है, इन सब ने आप उदय सिंह जी को कहा कि राणा जी आप यहाँ से चले जाइए, अपने पास ना तो इतनी ज़्यादा सेना है, और अकबर एक बड़ा मुगल बादशाह है जिसका भी भारत के अंदर वर्चस्व बहुत बड़ा है, तो हम उसको देखेंगे, हरा सकते हैं, लेकिन इस युद्ध के अगर अब अभी हमको करना पड़ेगा साखा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। किले के अंदर ना तो जल है और ना ही कोई अन्न है, तो अब हम ज़्यादा दिन तक अंदर तो रह नहीं सकते, हमें मैदानों में उतरना होगा और वापस इतिहास को दोहराना होगा। साखा हमें ये दुखद है लेकिन हमें करना ही होगा। तो उदय सिंह जी को उन्होंने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से बाहर, किले से गिरवा की पहाड़ियों के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे और हम यहाँ पर चित्तौड़ को संभालेंगे और युद्ध करेंगे। तो उदय सिंह जी ने कहा मैं कोई कायर हूँ जो अपने गढ़ को छोड़कर चला जाऊँ, इतिहास में क्या लिखा जाएगा भाई। उदय सिंह के जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो चाबियां सौंप दी, अकबर ने आक्रमण किया तो किला छोड़कर भाग गए, ऐसा मैं इतिहास के अंदर मेरा नाम एक कायर के रूप में लिखा जाएगा, मैं भाग कैसे जाऊं। लेकिन उन्होंने समझाया कि पूरे भारतवर्ष, भारत भूमि के अंदर कोई ऐसा राजा बता नहीं है जो मुगलों से लोहा ले सके, सिर्फ मेवाड़ ही है, और आपके अंदर ऐसी राष्ट्रवादी भावना बची हुई है, राजपूताना के सभी राजा अधीन हो चुके हैं, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो चित्तौड़ भी एकदम अधीन हो जाएगा, और बाद में हमारा ये जो पूरे भारत पर हिंदुआ राज का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो कैसे ही समझा बुझा कर उदय सिंह जी को चित्तौड़ के किले से बाहर छुपा कर लेकर गिरवा की पहाड़ियों के अंदर वो चले गए। ठीक है, और गढ़ के अंदर कौन रहे, गढ़ के अंदर जैमल, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ और बाकी जो वीर सामंत थे वो रहे। और इस समय महाराणा प्रताप भी थे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हो गया था, 1540 के अंदर हुआ था, और अब क्या है 67-68 है, तो ये कितने साल के हो गए, 27-28 सालों के हैं। तो महाराणा प्रताप को भी उन्होंने कहा कि आप भी, कुंवर प्रताप आप भी अपने पिताश्री के साथ चले जाइए, हम चित्तौड़ को संभाल लेंगे। लेकिन राणा प्रताप जी ने उनकी कोई बात को सुनी नहीं। उन्होंने कहा पीठ दिखाना राणा प्रताप के स्वभाव में नहीं है, राणा प्रताप अपने सर कटवा सकता है लेकिन मेरे पिताजी है, अगर मैं इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त भी कर लेता हूं तो मेरे पिताजी है, पिताजी वापस आएंगे, इस किले को जीतेंगे और हमारा जो सपना है पूरे हिंद पर भगवा राज का, अपने मेवाड़ का, तो वो पूरा करेंगे। लेकिन उनको राणा प्रताप की जो प्रतिभा थी, राणा प्रताप की जो देशभक्ति, शौर्य, बलिदान का जो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, सामंतों को अच्छी तरीके से उनके बारे में ज्ञान था। उनको पता था भाई अभी उदय सिंह जी है, थोड़े समय बाद इनकी भी मृत्यु हो जाएगी, हमें राणा प्रताप जैसे पराक्रमी शासक की
राजपूताना को एकदम जरूरत है। तो महाराणा प्रताप भी माने नहीं। तो हुआ क्या, जब शाखा होता है तो सभी अंतिम भोज करते हैं कि भाई अपन लास्ट बार भोजन कर लेते हैं, आगे तो हमें ऐसा मौका मिले या ना मिले। तो जितने भी उस चित्तौड़ के किले में जितने भी प्रजा थी, सारी प्रजा को क्या है पहले किले के अंदर डाल लिया। भाई अकबर आक्रमण कर रहा है, जितनी भी जनता थी किले के अंदर आ गई। चित्तौड़ किला बहुत बड़ा है। तो अंतिम भोज किया गया कि अब एक बार सभी बैठकर साथ में खाना खाएंगे और सूर्य की पहली किरण के साथ इस गढ़ के दरवाजे खोले जाएंगे और वीरता के साथ हम युद्ध करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए मातृभूमि का कर्ज चुकाएंगे। तो इस समय राणा प्रताप तो माने नहीं। तो सभी सामंतों ने क्या किया, बेहोशी की दवा मिलाकर राणा प्रताप के खाने में दे दी। तो राणा प्रताप जब बेहोश हुए तो उनको भी बाहर गिरवा भेज दिया गया। अब आक्रमण करने लग जाता है ये अकबर है, जो रोज क्या है तोप लेकर दीवार गिराने की कोशिश करता है। और दीवार में सुबह जितना भी वो आक्रमण करता है तोपों से, दीवार में थोड़े सा छेद होता है, उस छेद को वापस वो अपना निशाना लगाकर वापस उसके तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अकबर और आपके उदय सिंह जी और राणा प्रताप चले गए, अभी चाबी सौंप कर चले गए हैं जेमल मेड़तिया राठौड़ को, मेड़ता वाले को। तो वो क्या है, बड़ा ही मैंने आपको बताया था एक बहुत ही बुद्धिमान सेनापति है। वो क्या है, जैसे ही वो सुबह वो अपने जो दीवार है तोड़ते हैं, जयमल वापस रात को आते हैं और अपने कारीगरों से वापस गढ़ की जो दीवार है, जो हमारा सुरक्षा कवच है एक प्रकार, उसको वापस चिनवा लेते हैं रातों रात। तो ऐसे कुछ टाइम हो गया होते हुए, ठीक है। तो उसके बाद में अकबर ने सोचा भाई हम सुबह इतनी मेहनत कर करके, एक तो ये किला इतना ऊपर है, तोपे ऊपर जाती नहीं है, कोई एक आधा घोड़ा ऊपर जाता है, ये दीवार तोड़ता है। तो हम सोचते हैं भाई कल और तोड़ेंगे, लेकिन सुबह होती है ये तो दीवार वापस चिनवा देते हैं। ऐसा समझदार कौन है इस किले के अंदर, पता तो करो भाई, इतना समझदार कौन है। तो भाई खुफिया एजेंसी होती है उनकी, अकबर को पता चलता है भाई इसके अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं, उदय सिंह तो काफी दिन हो गए बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ गया। तो कहा भाई उदय सिंह है ही नहीं, मेन राणा इसके अंदर नहीं है, तो बहुत आसान है। अभी बिना राणा के तो सेना के अंदर हौसला नहीं होता है, ना सेना इतनी बढ़िया तरीके से लड़ पाती है। और कोई दूसरा है तो उसको कोई लालच वालच देकर अपन चित्तौड़ ले लेते हैं, है कौन। तो पता चला भाई इसके अंदर तो जयमल है। उसने कहा कौन सा जयमल, ये मेड़ता वाला जिसको हमने 1562 के अंदर हराया था। कहा हाँ वही मेड़ता वाला। तो भाई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, उससे बात करो, अपनी अरेंजमेंट करो, सामने बैठो उससे, उसको बुलाओ कि संधि करनी है, एक बात करनी। तो कुछ गए लोग सफ़ेद झंडा लेकर, जयमल ने बात करने से इनकार कर दिया। तो पत्र व्यवहार किया उन्होंने। अकबर ने कहा भाई जयमल तेरे को तो मैंने हरा दिया, चलो मेरे से गलती हो गई, तेरे को मैं नागौर दे देता हूँ और तू नागौर रख। और क्यों बिना फालतू, इस चित्तौड़ से तेरा कोई लेना न कोई देना, क्या है तेरा चित्तौड़, तेरा मेड़ता है, तो तू मेड़ता ले ले और मेरे को चित्तौड़ दे दे। तो लेकिन जयमल माना नहीं, जयमल ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी राणा जी चाबी मेरे को बुलाकर गए हैं, तो इस चित्तौड़ किसी और का नहीं, चित्तौड़ का मालिक अब मैं ही हूँ, और जब तक मेरे शरीर के अंदर रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, मैं अपने जीते जी तो चित्तौड़ पर आप मल्लेच्छों का अधिकार होने नहीं दूंगा। तो अकबर ने सोचा भाई थोड़ा सी क्या है वो इमोशनल हो रहा है, अपने 1562 में इसको हरा दिया। अब उसने कहा भाई देख जयमल मैं समझता हूँ तेरी भावनाओं को, तू खुद राजा था, अब तेरे को बेचारे इनके नीचे नौकरी करनी पड़ रही है, तू छोड़, तू अपने मेड़ता तो मेड़ता ले, साथ में तेरे को नागौर और दे देंगे। तो जयमल ने पत्र के अंदर बड़ा ही जोरदार जवाब लिखकर कहा और अकबर को भेज दिया, और अकबर को कहा कि भूख ना मेटे मेड़तोड़ ना मेटे नागौर, और रजवट भूख अनोगड़ी मरिया मिले चित्तौड़। उन्होंने कहा भूख ना तो नागौर मेटती है ना ही मेड़ता मेटेगा, ये रजवट भूख अनोखी है, चित्तौड़ मरी ही चित्तौड़ मिलेगा, ऐसे चित्तौड़ हम लेने नहीं देंगे। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भाई अभी चाहे राणा अंदर है चाहे नहीं है, ये सेनापति को जो हम बहकाने की कोशिश कर रहे थे, ये अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मर जाएंगे, लेकिन अपने इस झांसे के अंदर आएंगे नहीं। तो अभी शाखा होगा सुबह, सुबह जैसे गढ़ खुलते हैं तो शाखा होता है। तो आप लिख लीजिए पहला अभी चित्तौड़ का ये कौन सा शाखा है, तीसरा शाखा,
चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, ये कब हुआ है? 1567-68 के अंदर। ठीक है। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाता है। ये गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है। और अपना किला किसको सौंप कर गया? उदय सिंह के सेनापति कौन थे? उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। ये जो चुंडावत के समय राणा लाखाजी ने 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक ठिकाना दिया था आमेट। तो ये आमेट का सामंत था भाई, आमेट का सामंत है कौन? फत्ता सिसोदिया। ठीक है। तो ये उदय सिंह जी के सेनापति थे। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जयमल, फत्ता सभी मैदान के अंदर आते हैं और बड़ा अद्भुत शौर्य ये इस युद्ध के अंदर दिखाते हैं। और जब एक बार इस समय क्या है कि ये जयमल जब वो दीवार चिना रहा था ना, तो उसने अकबर ने पता किया भाई ये दीवार कौन चिनवा रहा। तो एक रात जब जयमल राठौड़ जब दीवार रात को चिना रहे थे ना, तो अकबर की संग्राम पिस्तौल से अकबर ने गोली मार दी इसके पैर के अंदर। तो जयमल अभी क्या है, चल फिर नहीं सकते। तो अकबर ने संग्राम पिस्तौल से जयमल को घायल कर दिया। ठीक है। तो जयमल को घायल कर दिया। इस युद्ध के अंदर जयमल और फत्ता के नेतृत्व के अंदर चित्तौड़ की पूरी सेना अपने पूरे जोश के साथ उतरती है। केसरिया बांधा बांधकर मैदान के अंदर, रणभूमि समर के अंदर ये वीर योद्धा उतरते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए हर भरसक प्रयास ये करते हैं और कट कट के तिल तिल कट कर मरते हैं जयमल और फत्ता। लेकिन जब तक इनके प्राणों में थोड़ा भी सांस था, तब तक इन्होंने चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार नहीं होने दिया। तो इस युद्ध के अंदर जयमल, फत्ता ये सभी शहीद हो जाते हैं। तो कल्ला राठौड़ है ना, इनका जो भतीजा मैंने आपको बताया था, ये कल्ला राठौड़, जयमल की गोली लग जाती है और जयमल का पांव घायल हो जाता है, वो युद्ध कर नहीं सकता। तो ये जयमल कहता है कि भाई मातृभूमि के लिए जब सर्वोच्च बलिदान की बारी आई है, तब क्या ये मेरे साथ घटना हुई है, मैं युद्ध भी ढंग से कर नहीं सकता। तो कल्ला राठौड़ ने कहा था, कल्ला राठौड़ इनके भतीजे लगते थे, कल्ला राठौड़ ने कहा था काका आप मेरे कंधे पर बैठ कर युद्ध कीजिएगा। तो अकबर ने, जब कल्ला राठौड़ शरीर के ऐसे खतरनाक थे शरीर के, तो इन्होंने जब अपने कंधे पर, कल्ला राठौड़ ने इनको उठाया और कंधे पर, नीचे कल्ला राठौड़ ऊपर जयमल फत्ता। अकबर ने जब इनको देखा इस प्रकार युद्ध करते हुए, अकबर ने अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रकार की वीरता इससे पहले ना कभी देखी। तो जयमल और कल्ला को इस प्रकार युद्ध लड़ते हुए देखा, तो अकबर ने कहा ये 4 हाथों वाले देवता हैं। तो आप लिखिए जयमल, कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठ युद्ध करता है। अकबर ने कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा। तो हम कला संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे कि 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्ला राठौड़, जिनकी नागौर के अंदर पीठ है, रेनेरा के अंदर। तो इस प्रकार कल्ला राठौड़ और जयमल सभी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक चित्तौड़ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो कल्ला राठौड़ के बारे में एक कवि ने कहा है, ले कंधों पर साथी का भार लिए
हंसते हंसते कई वार लिए, किया हर प्रयत्न इस वीर ने जी तोड़, ये झुका नहीं कल्ला राठौड़। और जयमल जी के बारे में कहा गया, शौर्य गाता रहे याद आज और कल, लिया हर शत्रु वार होकर प्रबल, रहे खड़े अंत तक थे वो, माटी में लुप्त अमर हुए जयमल। तो कल्ला राठौड़ और जयमल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और फत्ता सिसोदिया, ये जो फत्ता सिसोदिया है, इसकी जो पत्नी है फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर जोहर किया गया। ठीक है, तो फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर जोहर किया गया। फत्ता की पत्नी फूल कंवर, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ। अकबर ने क्या किया, इस युद्ध के बाद में चित्तौड़ पर कब्जा हो गया और अकबर ने इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, कहा जाता है 30,000 लोग थे, और 30,000 लोगों का इसने हत्या करवा दी। तो ये एक अकबर के शासनकाल के अंदर बड़ी कलंक की घटना है। अकबर ने 30,000 लोगों की हत्या करवाई। ठीक है, फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर जोहर किया गया, सेनापति थे जयमल और फत्ता। तो हमने चित्तौड़ के, ये कौन सा है, तीसरा शाखा है। चित्तौड़ का पहला शाखा कब था बताओ, चित्तौड़ शाखा फर्स्ट, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 के अंदर हुआ। राजा कौन थे आपके, रावल रतन सिंह। और आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चित्तौड़ का शाखा सेकंड ये हुआ है आपके 1534 के अंदर। राजा कौन था, विक्रमादित्य। ठीक है, आक्रमण किसने किया था, विक्रमादित्य वर्सेस कौन था, बहादुर शाह। कर्णावती ने जोहर किया था। और चित्तौड़ का ये तीसरा शाखा, चित्तौड़ शाखा सेकेंड थर्ड 1567-68। ये क्यों हुआ था, बाज बहादुर को शरण देने के कारण चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ है। ये आप लिख लेना, बाज बहादुर को शरण दी थी तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आपको पूछ ले कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे का कारण क्या था, तो बाज बहादुर को शरण देना कारण था, उदय सिंह जी ने दिया था 1567-68। राजा कौन थे, उदय सिंह। और सामने आया कौन था, अकबर। ठीक है, तो दोस्तों आगे की अपन बात करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपको पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है, तो दोस्तों अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर ज़रूर कीजिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप अपना योगदान ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगली वीडियो हम आगे पढ़ेंगे जिनमें हम बात करेंगे हमारे राजस्थान, हमारे भारत के गौरव वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज राजाधिराज महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को।